हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे लूसेंट की बुक में हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से आज हम भारत की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के लूसेंट के कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस बुक्स है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे देख सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार अगर ब्राइट बुद्धि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे आपको हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन हम जब भी लाइव आएँ या अपलोड करें कोई भी वीडियो तो आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील क्या है? वो चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दायां और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर है, जो राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ? राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर है, जो जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में, सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। उलर झील ये जम्मू कश्मीर में है और चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। और तुलबुल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहन नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉलगन कहते हैं। हम यहाँ जानेंगे झील और राज्य तथा अथवा केंद्र शासित प्रदेश की ये झीलें कहाँ पर हैं और किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम डल झील। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में, उलर झील भी जम्मू कश्मीर, वेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में, और मानस बल झील जो है जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर और सात ताल झील ये उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड और मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड और नेकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, सांभर झील राजस्थान में है। इसके बाद 16 नंबर राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में और लूनकर नसर झील राजस्थान में, जयसमंद झील ये भी राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान में, डीडवाना झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, कुलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र में है। बेम्बानाड झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील ये भी केरल में स्थित है। ऊंट कडाल पुल ये डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बन करके उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को शैलीनाश कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी
की झील है और सांभर झील बालसन का डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुलडाना जिला में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई जो गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई गुजरात में है, ताप्ती नदी पर निर्मित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो राजस्थान में एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर ये नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, निजाम सागर तेलंगाना में, मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झीलें हैं। लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामचाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील केरल एक लेगून झील है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 से वेलिंगटन द्वीप पर ही है। कहाँ पे? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 ये वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियट टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंगम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु तिरुवल्लुर वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। भारत के प्रमुख जलप्रपात उनकी स्थिति, राज्य और कितनी ऊंचाई पर है। तो जानते हैं कुचिकुल जलप्रपात ये है, वराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी में स्थित, गोवा राज्य में 310 मीटर की ऊंचाई। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य के 255 मीटर ऊंचाई पर। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में 183 मीटर ऊंचाई पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य के 90 मीटर की ऊंचाई पर। कोकक जलप्रपात कोकक नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य के 55 मीटर की ऊंचाई पर। वही पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में, लेकिन इसकी ऊंचाई का पता नहीं है। अगला क्वेश्चन, चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, राजस्थान में 18 मीटर की ऊंचाई पर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित, राजस्थान के 12 मीटर ऊंचाई पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर बना है, राजस्थान में 100 मीटर की ऊंचाई पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में 10 मीटर की ऊंचाई पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित, झारखंड राज्य के 74 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की तथा बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। जोंग या महात्मा गांधी जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। अब समझेंगे भारत की जलवायु। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिना सब्सक्राइब करने वाले लोग जो हैं लगभग 85% लोग देख रहे हैं, बट उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो ज़रूर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। केवल 15% ही ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और चैनल को देख भी रहे हैं, लेकिन 75% से अगर ऊपर है 85% जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट देख रहे हैं।
तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं आप सभी को ऐसे ऐसे डेली वीडियो लाता रहूं। जलवायु भारत की जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी, जब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला है उत्तर में हिमालय पर्वत और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। दूसरा, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों के द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। नंबर 1 है शीत ऋतु। ये 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से प्रारंभ 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक। वही शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहती है। नोट, ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों में तीव्र आंधी हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में कालबैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी वल्लम एवं काफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो काफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंततः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला है अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य से में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसीनराम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लाए गए आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा
सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण, वर्षा का मौसम, समयावधि और वर्षा। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये जून से सितंबर माह में और वर्षा लगभग 73.7%। परिवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर, इनकी समयावधि 13.3%। पूर्व मानसून काल मार्च से मई 10%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून जनवरी फरवरी 2.6%। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा काफी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतया आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हमबोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है और उसके निम्नलिखित परिणाम होती है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता और प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्व अनुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है और बालक ईसा है, क्योंकि वो धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत की मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या इसे इंग्लिश में हम पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, तो ये है इसमें अधिकता किसकी होती है? जलोढ़ मिट्टी में तो पोटास की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, लेकिन कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कही जाती है। ये मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रों पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह 2 प्रकार की होती है, एक भांगर और दूसरा है खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू 8 फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, लेकिन इसमें काला रंग इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की
अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुवनवली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इसे या रेड सॉइल, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायंत्रित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चौथा पढ़ेंगे हम लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट, भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड, पोटास की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देश में मृदा अपरदन व शुष्क दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एर्ज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी किया गया। भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 91% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है। कृषि जो है ये राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाए जाएं। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, जैसे कि सेरीकल्चर को हम रेशम कीट पालन कहते हैं, मतलब रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर,
अंगूर की खेती को विटीकल्चर, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर, फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर और सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर और हवा में पौधों का उगाना एरोपोटिक और जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2019-20 में भारत के सफल मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान 14.65% है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल हैं और भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन में, वही चीन प्रथम स्थान पर है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है और देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 से 68 में हुई थी। भारत प्रथम हरित क्रांति के बाद सन 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। खाद्यान्न उत्पादन को नीली हरित क्रांति, दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं, मत्स्य पालन को नीली क्रांति कहते हैं और उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति, अंडा उत्पादन को रजत क्रांति, तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति, बायोडीजल को कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति को टमाटर एवं मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति को झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति को बागवानी और खाकी क्रांति को चमड़ा के नाम से जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना सन 1986 में हुई। वही भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरक की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है और विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि की कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता व लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग
जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग के द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीकी में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल फसलों में राज्यों का क्रम: फसल प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान पर। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम, उसके बाद मध्य प्रदेश, तृतीय पर पंजाब है। दलहन में मध्य प्रदेश एक पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान। कुछ तेल उत्पादन में मध्य प्रदेश एक, राजस्थान दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। कुल मोटा अनाज राजस्थान प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय, तृतीय स्थान पर कर्नाटक है। अलग अलग फसलों में राज्यों का क्रम। अब जानेंगे चावल में सबसे नंबर 1 पर बात किया जाए तो पश्चिमी बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब आता है। गेहूं में उत्तर प्रदेश 1 पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंजाब है। बाजरा राजस्थान प्रथम, द्वितीय उत्तर प्रदेश, तीसरे पर गुजरात है। मक्का महाराष्ट्र 1 पर, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र द्वितीय, राजस्थान तृतीय स्थान पर। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र 1 पर, कर्नाटक दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वही मसूर जो है उत्तर प्रदेश 1 पर, मध्य प्रदेश तीसरे, बिहार दूसरे स्थान पर। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात 1 पर, राजस्थान द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम, हरियाणा द्वितीय स्थान पर और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान है। वही सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक 1, उड़ीसा द्वितीय स्थान पर, आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र 1 पर, गुजरात द्वितीय, तेलंगाना तृतीय स्थान पर। जूट के उत्पादन में पश्चिमी बंगाल 1 पर, बिहार द्वितीय और असम जो है तीसरे स्थान पर है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 पर, द्वितीय पर पश्चिमी बंगाल, तृतीय पर बिहार। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम 1 पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2 और कर्नाटक तृतीय स्थान पर है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती के लिए करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। अरहर, जिसे तूर भी कहते हैं, को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 10 से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पर आए हों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में। पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।